Hello everyone, today we will study about the plasma membrane and the cell wall. So basically plasma membrane क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है और बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होगी. दैट मीन्स कि या वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, हर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से है? सो इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. मेनली इसमें जो कंपोनेंट रहता है वो फॉस्फोलिपिड रहता है और वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में रहते हैं, मीन्स दो लेयर के फॉर्म में रहते हैं. और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट्स रहते हैं, एक पोलर हेड और दूसरा नॉन पोलर टेल. पोलर हेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है. दैट मीन्स वाटर लविंग है. इसका मतलब कि वो वाटर के साथ रह सकता है, वो वाटर के साथ स्टेबल हो सकता है. और सेकेंडली पोलर हेड की एक क्वालिटी है कि वो जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है. दैट मीन्स वो बाहर की सराउंडिंग की तरफ होता है. सेकेंडली नॉन पोलर टेल को नॉन पोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है. इसका मतलब कि वाटर के अगेंस्ट होता है या वाटर रिपेलेंट होता है. मीन्स वाटर के साथ ये एडजस्ट नहीं हो सकता है, स्टेबल नहीं हो सकता. और जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होता है. मीन्स सराउंडिंग की तरफ हेड होगा और जो टेल होगा वो अंदर की तरफ होगा और दोनों ही बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर में होंगे, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे जाके देखेंगे. अब पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर हुआ था ह्यूमन आरबीसीज में. और बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंट प्रोटीन्स और कितने परसेंट लिपिड्स होते हैं ह्यूमन आरबीसी में. सो 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड के कंपोनेंट रहते हैं. सो जैसे कि हमको पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेजर कंपोनेंट रहता है वो फॉस्फोलिपिड्स का रहता है. बट फॉस्फोलिपिड्स के अलावा इसमें क्या रहता है? प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है. और अब प्रोटीन्स पे देखेंगे तो बेसिकली दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. इनके जो नेम्स रखे गए हैं वो इनके लोकेशंस के हिसाब से रखे गए हैं. इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाइलेयर के अंदर अच्छे से बरीड हुए रहते हैं, मीन्स अच्छे से वो अंदर फिक्स्ड रहते हैं, इसलिए इनको टनल प्रोटीन्स भी कहते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं. अब इसका जो फंक्शन है टनल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो हम लोग के आगे चैप्टर्स में आएगा. अब सेकेंडली आता है पेरिफेरल प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे लाई करते हैं और आसानी से रिमूव हो सकते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन्स को रिमूव करना टफ होता है बट पेरिफेरल प्रोटीन्स आराम से रिमूव हो जाते हैं क्योंकि कि वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे रहते हैं, वो फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे रहते हैं. सो फॉस्फोलिपिड का ओवरऑल फंक्शन तो हमको समझ में आ गया कि वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. द मेजर स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बना रहा है और हमको प्रोटीन्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज हो गई. अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है उसको देख लेते हैं. सो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये होता है कि वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी. और फ्लूइडिटी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग सेमी फ्लूइड टाइप का होता है. सो हर एक टेम्परेचर पे, या वेदर वो हाई टेम्परेचर हो वेदर वो लो टेम्परेचर हो, सो कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करने में और उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होता है सेल एडहेशन, सेल टू सेल जोड़ने में. सेकेंडली सेल रिकॉग्निशन या इंट्रैक्शन, इट मीन्स जो भी हार्मोनल या एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ है वो पहले सेल रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद एक्शन में आती है. सो ये हार्मोनल एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो देखेंगे कि हार्मोन कैसे फंक्शन करता है. सो बेसिकली अभी आप ये याद कर सकते हैं कि ये रिकॉग्निशन या इंट्रैक्शन में हेल्प करता है. और एक तरह के से सेल बैरियर होता है, मीन्स किसी भी तरह का पैथोजन या कुछ भी अंदर एंटर ना हो उसका भी ये चेकिंग करता रहता है. सो ये कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कम जगह दिए हैं लेकिन पूछे कई बार गए. सो इस पे थोड़ा फोकस करना है कि ये कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स के फंक्शंस और लोकेशन सबको पता रहते हैं बट कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत कम पता रहता है. सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं इसलिए. अब ये सेमी परमिएबल होता है, इसका मतलब कि पैसेज में हेल्प करेगा, पैसेज ऑफ सब्सटेंस, या तो अंदर से बाहर या तो बाहर से अंदर सब्सटेंस जाएंगे. और जो मेथड होगा वो दोनों ही होता है, बोथ एक्टिव
एंड पैसिव मेथड्स। एक्टिव और पैसिव मेथड्स हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता हो पहले से, बट अभी ये बता सकते हैं कि एक्टिव मेथड्स में एनर्जी चाहिए रहती है और पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। सो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया और उस मॉडल का नाम क्या है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉडल दिया था सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 और मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बहुत ही डिटेल में दिया गया है, बट वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको नाम याद रखना है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये बेसिकली ये बीएससी की चीज़ है जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल डिटेल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे, बट अभी इस लेवल पे 12th लेवल या नीट एम्स जो भी लेवल है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल पे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्लूइड मॉडल है एक जनरली आइडिया आप ये रख सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करता है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब अभी तक आपने जो भी पढ़ा इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड के अंदर बरी हुए रहते हैं। सिंगर एंड निकोल्सन ने जनरली एक आइडिया बनाया, एक स्टेटमेंट दिया कि फॉस्फोलिपिड्स को उन्होंने एक सी माना और जो प्रोटीन्स को जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनको इन्होंने एक तरह से आइसबर्ग माना कि जो उसमें बरी हैं। तो आपने कहीं ऐसा देखा भी होगा कि सीज में आइसबर्ग्स फ्लोट हो रहे रहते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर कुछ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी था कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जब देखा जाता था तो वो एक फॉस्फोलिपिड के सी में कहीं इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखते थे। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कई बार पूछा गया है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से रिलेटेड में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल वॉल। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती थी, सेल वॉल सब में नहीं होती, कुछ ही में होती है, जैसे कि फंजाई में, एल्गी में, प्लांट में एंड बैक्टीरिया में। अब देखते हैं हम लोग डिटेल में कि किस में कौन सी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है। अब फंगल सेल वॉल मीन्स फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब काइटिन का स्ट्रक्चर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो वो वहाँ की चीज़ है, बट इन शॉर्ट ये बता सकते हैं कि काइटिन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नैग यूनिट से बनता है, NAG नैग यूनिट्स। नैग यूनिट्स के रिपीटेशन से काइटिन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है और नैग का फुल फॉर्म होता है N एसिटाइल डी ग्लूकासामीन। ये सब जो टर्म्स हैं वो सब बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर होंगे, वो यहाँ की चीज़ नहीं है। अब अगला आता है एल्गल सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल फॉर्म होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स। सेलुलोज भी बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, गैलेक्टेंस मैनेंस प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, और मिनरल्स जो है वो मेनली जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट जो मेजर अमाउंट में होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उससे ज़्यादा आप जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता। जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। अगला जो है वो प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज होता है पॉलीसैकेराइड्स एंड सम अमाउंट्स ऑफ पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड प्रोटीन्स। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें इन सब का स्ट्रक्चर, इन सब का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो वहाँ पे ठीक से पढ़ेंगे। नाउ हम लोग को बेसिकली प्लांट सेल पे फोकस करेंगे। तो प्लांट सेल हैव 2 रीजन्स, पहला तो प्राइमरी वॉल और दूसरा सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल तो सब में होती है बट सेकेंडरी वॉल सब में नहीं होती। प्राइमरी वॉल जो होती है वो यंग प्लांट सेल में होती है, मींस जो प्लांट सेल डिवाइड होके अभी जस्ट फॉर्म हुए हैं उनमें होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल, और ये सिंगल लेयर्ड होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। इस थिन, इलास्टिक और कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन ये क्वालिटी प्राइमरी सेल वॉल में क्यों चाहिए रहती है? वो इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि जो अभी यंग सेल बनी है उसको ग्रो भी करना है, उसको बड़ा भी होना है, उसके बाद डिवीजन भी करना है। सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल की साइज़ बढ़ेगी, एक इलास्टिसिटी हम लोग को चाहिए रहेगी उस सेल वॉल में, इसलिए वो थिन, इलास्टिक और कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन वाली क्वालिटी शो करती है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटस हैव प्राइमरी सेल वॉल ओनली,
क्यों ऐसा बोला गया, क्यों मेरिस्टेमेटिक या पैरेन्काइमेटस में है? क्योंकि ये जो दो हैं ये बेसिकली सेल डिवीजन शो करती हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में अच्छे से कि मेरिस्टेमेटिक डिवीजन क्या होता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होती हैं, ये सब वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि ये दोनों में प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब अगला पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल होती है मैच्योर प्लांट सेल में, मीन्स जो प्लांट सेल डिवाइड होके यंग होती है, फिर यंग से बड़ी हो जाती है, ग्रो हो जाती है, और ग्रो के जब फिर से डिवीजन होने वाला होगा तो वो उस टाइम जो सेल होती है उसको बोलते हैं मैच्योर प्लांट सेल। अब जो सेकेंडरी वॉल है वो फॉर्मेशन उसका होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर ही अंदर इंटरनली ढेर सारी लेयर्स बन जाती हैं। सो एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। सो इसका जो मेन फंक्शन होगा अब वो प्रोटेक्शन में होगा। आप एक तरह से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जो थी वो थिन थी, इलास्टिक थी, क्योंकि उसको ग्रो करना था। बट सेकेंडरी सेल वॉल में मल्टी लेयर्ड हो रहा है, सो मल्टी लेयर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन ही देगा। तो इसलिए ये पाई जाती हैं लिग्निफाइड सेल्स में। लिग्निफाइड या सुबेराइज सेल्स जो होती हैं जिनमें लिग्निन या सुबरेन का डिपोजिशन होता है उसमें ये पाई जाती हैं, जहाँ पे ये प्रोटेक्शन देती हैं और सपोर्ट देती हैं एक सेल को। मीन्स क्योंकि ये मैच्योर है तो इनमें सपोर्ट चाहिए रहता है, तो ये सपोर्ट देती हैं सेल को। डिटेल आएगा प्लांट एनाटॉमी में, वहाँ पे बहुत सही से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं मिडिल लेमेला के बारे में। मिडिल लेमेला बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और जो पता भी रहता है तो बहुत क्लियरली जानकारी नहीं रहती, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं और कई बार गलत भी किए हैं बच्चों ने। सो मिडिल लेमेला इट इज़ द थिन स्टिकी एंड एमॉर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। मिडिल लेमेला को हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है और दोनों सेल के एडिशन वर्क फंक्शन करती है, दोनों सेल को जोड़ने का काम करती है, दोनों सेल को एक जगह फिक्स करके रखती है, होल्ड करके रखती है, इसलिए इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। सो ऐसा इसमें क्या है, इसमें होता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, दो ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से भी कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा कि पहला बात तो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। लेकिन अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो बोलता है कि मेजर कंपोनेंट क्या होता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट में से। सो जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है कैल्शियम पैक्टेट। ये क्वेश्चन कुछ कुछ जगह पे आए हैं, एम्स में आई थिंक एक दो बार पूछा गया है कि कैल्शियम पैक्टेट मेजर कंपोनेंट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिख भी दिया वहाँ पे कि मेनली कैल्शियम पैक्टेट। अब इसका काम एडिशन में होता है जो कि हम लोग देख चुके हैं। सेकेंडली अब पिट्स क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होता है, जब फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का तो कुछ कुछ जगह पे स्पेसेस छूट जाते हैं। सो जो स्पेसेस छूट जाते हैं वहाँ पे आप ये कह सकते हैं होल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। ठीक है, अब पिट्स का फंक्शन क्या होता है, दो सेल्स के पिट्स आपस में आके जुड़ते हैं जिसकी वजह से दोनों सेल में कम्युनिकेशन होता है थ्रू साइटोप्लाज्म। इट मीन्स आप कुछ ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि दो सेल्स हैं, दोनों में पिट्स हैं और दोनों के पिट्स एकदम पास पास हैं। सो होता क्या है, ये दो पिट्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का जंक्शन होता है, मीन्स प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है दोनों पिट्स के बीच में। इससे क्या होता है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों। पिट्स का बेसिकली यही फंक्शन होता है कि वो साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करता है। अब दो टाइप के पिट्स होते हैं, सिंपल पिट, बॉर्डर्ड पिट। वैसे ये बहुत ही रेयरली है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए बहुत तो नहीं बताऊँगा बट थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। सिंपल पिट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मीन्स एक यूनिफॉर्म शेप होता है उसका। बट जो बॉर्डर्ड पिट होते हैं उसमें क्या होता है कि साइड्स में थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है और इसका जो शेप थोड़ा थोड़ा होता है वो फ्लास्क शेप हो जाता है। तो जो मैं बता रहा हूँ इट्स मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा पिट्स के बारे में। अब कुछ बेसिक फंक्शंस वैसे तो सबको पता रहते हैं, फिर भी एक बार याद करना ज़रूरी है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स एंड प्रोवाइड रिजिडिटी, मीन्स वो शेप ऑफ द सेल, एक सेल का जो शेप होता है उसको कांस्टेंट और होल्ड और स्टेबलाइज करने में सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंडली प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी,
जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो मैच्योर सेल्स हैं वो उसमें सेकेंडरी वॉल होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, टफ होती है। सो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो मैकेनिकल इंजरी मीन्स किसी भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन हो तो उसमें सेल वॉल ब्रेक ना हो, वॉल डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो टिश्यू को, इसलिए इसका प्रोटेक्शन ये देती है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये सेवरल लेयर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा थिकेंड है, तो जो पैथोजेंस होते हैं तो वो अटैक से बचाती है इसको। अब कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो फिर भी एंटर कर जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, बाद में पढ़ेंगे उनके बारे में, कौन होते हैं, क्यों होते हैं। बट बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस एंटर ना कर पाएँ, इसलिए सेल वॉल का फंक्शन होता है। और सेल वॉल जैसा हमें पता है कि ये कम्प्लीटली परमेएबल होती है, कोई भी मटेरियल आराम से इसके अंदर जा सकता है या तो यहाँ से बाहर जा सकता है। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट सेल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मोर देन इनफ है जो मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, सो उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। So goodbye everyone, see you soon, take care and just keep learning.